नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपका मित्र अशोक वर्मा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगे। आप हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए और देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यार की उपस्थिति में बाढ़ संवेदनशील ग्राम हाजीपुर थाना क्षेत्र रौनापार में राहत चौपाल का आयोजन किया गया। राहत चौपाल के आयोजन के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान सक्रिय विभागों से अब तक की गई तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी लिया। वहीं बेहतर कार्य योजना बनाकर बाढ़ के दौरान कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे बाढ़ के दौरान कम से कम जनधन की हानि हो। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व पर अहिरौला पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। अहिरौला पुलिस ने नाबालिग बालिका से एक शादी का झांसा देकर उसे कहीं ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो आरोपी था उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 15 मार्च 2023 को, जहां पर एक वादी द्वारा निवासी थाना अहिरौला पर एक लिखित दे दिया था कि 14 मार्च के दिन रात्रि करीब 9 बजे वादी की लड़की जो घर के बिना बताए कहीं चली गई थी, यानी उसकी जो लड़की थी वो बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में मालूम चला कि उसे शादी का झांसा देकर कोई जो युवक है उसे बेला फुसलाकर उसे कहीं लेके चला गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिर मामले में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और फिर आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के मेहनाजपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 अप्रैल 2023 को आवेदक ने तय दिया था कि मेरी पुत्री से 31 मार्च 2023 को सुबह लगभग 11 बजे गांव के निवासी लालू पुत्र कालिका राजभर ने बेला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना में पाया गया कि उस नाबालिग बच्चे के साथ जो आरोपी था, जो उसे अगवा किया था, उसने दुष्कर्म किया है और इस मामले में पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। और फिर आज मुखबिर की सूचना पर मेहनाजपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यूपी के बुलंदशहर में आज तड़के सो रहे परिवार पर मकान का लिंटर भरभराकर गिर गया। लिंटर के मलबे में दबने से पति पत्नी और उनके 2 बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि राहत बचाव कार्य में लगी टीम ने ग्रामीणों की मदद से 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। घटनास्थल सकरा होने की वजह से राहत बचाव कार्य में रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएम और एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बुलंदशहर के थाना नरसोना क्षेत्र के गांव मवई में तड़के सुबह 4 बजे राजपाल सिंह की मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया। जिस समय से हादसा हुआ उस समय राजपाल का परिवार मकान के ग्राउंड तल पर सो रहा था। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, परिवार के सभी 12 सदस्य मलबे में दब गए। लिंटर गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। एसडीएम और सीओ सियाना की मौजूदगी में राहत बचाव ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे परिवार के 8 सदस्यों को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उनको छुट्टी दे दी गई। इस हादसे में परिवार के मुखिया राजपाल, उनकी पत्नी और 2 बेटों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही हादसे के बाद गांव में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया गया है कि राजपाल ने अपने पुराने घर की पहली मंजिल पर 18 घंटे पहले लिंटर डाला था। बारिश होने की वजह से लिंटर की सपोर्ट के गिरने से लिंटर अचानक भरभरा कर गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी डीएम ने की है और मुख्यमंत्री सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। डीएम ने बताया कि शासन की मदद के साथ मकान की क्षतिपूर्ति और अन्य योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। क्या नाम है? डालचंद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मवई के। अच्छा, जो हादसा हुआ क्या लगते हैं? मेरे पिताजी। अच्छा, कैसे हादसा हुआ था? हादसा ऐसे हुआ जी, हम तो आराम से खा पी के लेट गए थे। शाम को लेंटर पड़ा था 7 बजे। उसके बाद में सोने के बाद में 1 घंटे पीछे ही आवाज़ आई कि बटदेसी आए बाहर को लेकर के, तो गिरे पड़ा से। आगे के जो पिलर है बरामदे के, वो गिर गए। अच्छा, कितने लोग दबे थे? उसमें लोग दबे थे 12। कितने लोगों को सुरक्षित अभी तक निकाल लिया गया? 8 लोगों। कितने लोग अभी भी दबे हैं? 2 लोग दबे हुए हैं, 2 डेड हुए। ये कौन सी कंपनी का आपने सीमेंट यूज करा रहे हैं? वो तो जी मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही नोएडा से आया हूँ। किसकी लापरवाही निकाल? अब मैं क्या कह सकता हूँ जिसमें लापरवाही। प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौके पर है, रेस्क्यू चल रहा है क्या? बताएंगे अभी थोड़ी देर में। सर, बुलंदशहर के मवई गांव में एक लेंटर गिरने से हादसा हुआ है।
सर कितने लोगों की दबने की सूचना है और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? जैसा कि आप जानते हैं कि मवई गांव है सयाना तहसील में नरसैना थाने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लिंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की। वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सुबह लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। सभी अधिकारी भेजे हैं मौके पर और उन्होंने इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। और जो मृतक हैं उनको प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए और जो घर की क्षति हुई है उसकी पूरी सहायता इनकी की जाएगी। और इसके अलावा इनके परिवार के साथ और भी जो अनुमन्य सहायताएँ हैं या जो हम लोग मानवीय सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। सर लेंटर गिरने की मुख्य वजह क्या कुछ निकल के आने की जांच में क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो काफ़ी पुराना बना हुआ था। उसके ऊपर इन्होंने कल फर्स्ट फ्लोर बना करके छत डाली थी और कल बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है तो मतलब दैवीय आपदा है। सर कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं? देखिए, इनके घर में टोटल 16 लोग थे। कुछ लोग नोएडा में रहते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं और छोटी मोटी चोटें हैं, इस तरीके के घायल नहीं हैं, परंतु 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र के गांव अमरपुर में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने पीएनबी बैंक के मैनेजर द्वारा की गई विकलांग किसान के साथ मारपीट व अभद्रता को लेकर पंचायत की, जिसमें बात है कि बैंक मैनेजर देवेंद्र सिंह ने अपने चैम्बर पर 10 दिन पूर्व एक विकलांग में किसान गांव ओगना के निवासी के साथ अभद्रता कर पिटाई कर दी थी। इस बात को सुनकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बैंक का घेराव कर पंचायत की सूचना पर पहुंचे एलडीएम अभिषेक कुमार और इंस्पेक्टर लोकेश कुमार ने किसानों को समझा बुझाकर शांत थी। साथ ही बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने पर न माने किसानों ने मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इतना होने पर बैंक मैनेजर ने अपनी गलती मानी, कहा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। युवा जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने कहा कि जल्दी मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना सर्किल हेड पीएनबी बुलंदशहर का घेरा किया जाएगा। किसी भी किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। जो कमजोर, मजलूम, गरीब किसान और मजदूर हैं उन सभी का साथ हमेशा देगी और ऐसे गुंडे बवालियों का जूते से हिसाब लेगी, जूते से। चूहे की तुम अंदर बैठा, बाहर आजा। आज हमारे आंखों मार डालने बात कर, कितना बड़ा बहुत है तू। अरे आज बता तू कितना चाहने मारने वाला होगा। मेरा मारने दिला तो ऐसा सबसे कमजोर से मार के दिला। आजा अरे तू तार हमारा हम अपने बाप ने बदलने हम किस पे रह जाए। अरे मर जाओ बोल जातिवाद फैलाने चला, तुझे पता जातिवाद की सजा क्या होती है? जाति सुने शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे तू ये कहता है मैं जाटू, सारे जाट बैठे हैं यहाँ पे, सारे जाट बहुत जाट, हम मेरी जाट हूँ। अरे तू जाट होगा इतने घिनौने काम नहीं करता। ये तो बहुत गंदे लोग करते हैं जो छलते किसी व्यक्ति को कमियों को मारते हैं। बुढ़नपुर तहसील के विकासखंड कोयलसा के ब्लॉक सभागार में आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बुढ़नपुर तहसील के उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने मतदाता जागरूकता कार्य में लोगों को शपथ दिलाते हुए यह संकल्पित कराया कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ के साथ करेंगे, सच्चे को जुड़ेंगे, अच्छे को चुनेंगे, जो क्षेत्र का विकास करेगा और हमारा विकास और देश का विकास करेगा। झूठे और धोखेबाज व्यक्ति का कतई चयन नहीं करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य भगत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मतदान का एक ऐसा अधिकार मिला है जिसके प्रयोग से हम अपने देश को सशक्त बना सकते हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला अच्छा होगा जो तो हमारे लिए अनेक विकास के रास्ते खोलकर हमारा और हमारे देश का विकास करेगा। किसी के बहकावे में आकर हम गलत तरीके से मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुढ़नपुर तहसील के खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा में 13,802 छात्रों को मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी द्वारा छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1,200 रुपये प्रति छात्र भुगतान कर दिया गया है, जिसमें छात्रों को यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा अभिभावक अपनी पसंद का खरीद कर बच्चों को दे
जिससे बच्चे अपना बेहतर भविष्य बना सके। सरकार की इस अनोखी पहल का खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी द्वारा सराहना की गई। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से हर अभिभावकों के खाते में पैसा पहुंच गया है। हम सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि सरकार की इस अनूठी पहल में अपना योगदान दें और बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा खरीद कर विद्यालय भेजने में मदद करें। साथ ही उन्होंने प्रधानाध्यापक और अध्यापकों से अनुरोध किया कि बिना यूनिफॉर्म के कोई भी छात्र स्कूल में न आए और छात्रों को यूनिफॉर्म में ही आने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने बताया कि मिशन कायाकल्प और निपुण भारत मिशन में हमारा ब्लॉक जिले में प्रथम स्थान पर है। हम सभी प्रधानाध्यापक, अध्यापकों और छात्रों से अनुरोध करते हैं कि हमें निपुण भारत में अपने ब्लॉक को प्रदेश में प्रथम स्थान करना है। आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि दिसंबर 2023 तक हम अपने विकासखंड को निपुण भारत मिशन के तहत इसमें पहले स्थान पर करने के लिए संकल्पित हैं। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी बुरहानपुर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। मैं जाएंगे और फिर इस कार्यक्रम के बारे में। ठीक, मैं प्रशांत कुमार यहाँ पर 6 जुलाई 2023 को एज ए उप जिलाधिकारी बुरहानपुर के तौर पे कार्यभार संभाला है। आज मैं यहाँ पर निपुण भारत के कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के जन संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत डीबीटी के द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसों का ट्रांसफ़र किया गया है, जो उनके विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पैसों का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और एक कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्टोरल लिटरेसी प्रोग्राम था, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको शपथ दिलाने का भी कार्यक्रम पूर्ण किया गया है। आप सब पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुए और भी कार्यक्रमों में आप गए, कुछ आपको यहाँ अदर मतलब और जगहों से अदर दिखा? ज़रूर, ये बात बहुत ही सराहनीय है यहाँ पे कि यहाँ के बच्चों की एनर्जी मुझे और जहाँ पे विद्यालयों पे गए हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी अभिभावकों और ABSA साहब में भी है। उनके पैशन और इनके कारण ही इन बच्चों की एनर्जी का स्तर बहुत ही उच्च है, जिससे सुनकर मैं हतप्रद और प्रसन्नचित्त। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैर के नेतृत्व पर अहिरौला पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। अहिरौला पुलिस ने नाबालिग बालिका से एक शादी का झांसा देकर उसे कहीं ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो आरोपी था उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 15 मार्च 2023 को, जहां पर एक वादी द्वारा निवासी थाना अहिरौला पर एक लिखित दे दिया था कि 14 मार्च के दिन रात्रि करीब 9 बजे वादी की लड़की जो घर के बिना बताए कहीं चली गई थी, यानी उसकी जो लड़की थी वो बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में मालूम चला कि उसे शादी का झांसा देकर कोई जो युवक है उसे बहला फुसलाकर उसे कहीं लेके चला गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिर मामले में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और फिर आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में सेंट जेवियर्स विद्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व विधायक सर्विस सिंह शिपू को श्रद्धांजलि दी। कहा पार्टी बंधन और परिवार के साथ संबोधन विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा अपराधियों का राज समाप्त है, वही गठबंधन पर कसा तंज। का चुनावी गठबंधन का खेल जनता जानती है। योगी मोदी का गठबंधन सीधी जनता से पूर्ण बहुमत के केंद्र में दोबारा बनेगी सरकार। पूर्व विधायक सर्विस सिंह शिपू की 10वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित क्षेत्र की जनता ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि भाजपा हमेशा पूर्व विधायक वंदना सिंह व परिवार के साथ रहेगी। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जैनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में आयोजित की गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बता दें कि 19 जुलाई 2013 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पूर्व विधायक सर्विस सिंह शिपू की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने जैनपुर आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बता दें कि पूर्व विधायक सर्विस सिंह शिपू के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू, दिवंगत पूर्व विधायक सर्विस सिंह शिपू की पत्नी पूर्व विधायक वंदना सिंह के साथ ही क्षेत्र की जनता हर साल 19 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाती है। पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। वही पार्टी की तरफ से आश्वस्त किया और कहा कि पार्टी वंदना सिंह व परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान अपने संबोधन में जमकर विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान बड़े भाई संतोष सिंह टीपू, पूर्व विधायक वंदना सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सदानंद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व अन्य दलों के लोग श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोकप्रिय नेता स्वर्गीय शिपू सिंह के परिवार के उसमें और उनके शोक में शामिल होने आए हैं। आप वंदना सिंह और शिपू सिंह वगैरह ये अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शिपू सिंह के जीवन को लेकर क्या कहना है? नहीं, आज विधायक रहे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्री शिपू सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया गया, मैं उसमें परिवार को
से मिलने, श्रद्धांजलि प्रकट करने आया हूँ और इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका जो योगदान है और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हमेशा हमारी पार्टी अराजकता और अपराध को के प्रति जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके स्वरूप को यहाँ प्रकट करने हम सब लोग आए हैं। पीड़ित परिवार ने जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी के समय एक दुर्घटना हुई थी और सपा के समय किस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण और पूरी सरकार आतताइयों के साथ खड़ी रहती थी, आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से यही कहने आया हूं कि पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। हम सब लोग बहन वंदना सिंह के साथ खड़े हैं और जो भी उनकी विरासत है सीपू सिंह जी की, उस विरासत को लेकर वो आगे बढ़ें। पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। एनडीए पर चुनाव को लेकर जो है पूरा विपक्ष एनडीए के खिलाफ। पार्टी हमेशा अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, हमारे काम, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में। ये लोग चुनाव के समय गठबंधन करते हैं और चुनाव के बाद किस प्रकार की परिस्थिति रहती है, कहाँ रहते हैं गठबंधन के साथी, इसका एजेंडा नहीं है कोई भी। हमेशा ये चुनावी गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के विकास के लेकर हमारे सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और प्रदेश की, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से और योगी जी से है। ये पिछले गठबंधनों में भी चुनाव में लड़े हैं और आज गठबंधन के साथी कहाँ हैं ये देश प्रदेश की जनता सब जानती है और कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता का, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार बड़े बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। सर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के 10 विधानसभा में विधायक हैं सर। आजमगढ़ में सर लालगंज और आजमगढ़ जीतने के लिए सर क्या करेंगे आप? नहीं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, अभियान है, हमारा संगठन है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सारे अपने कामों को लेकर, जो डेवलपमेंट के काम हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारे संगठनात्मक विषय हैं, हम लगातार जनता के बीच में हमारी उपस्थिति है और अपनी बात कहेंगे। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि उस काम को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। सर, घोसी विधानसभा के दारा सिंह चौहान साथ में आ गए सर, उसके लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का एक, हम जन संगठन है, लोकतंत्र में है और एक विचारधारा के आधार पर हम समाज में काम करते हैं। तो जो भी विचार से सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इस देश की, प्रदेश की विकास यात्रा में सबका योगदान है। सर, एनडीए बनाम इंडिया सर। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हाजीपुर में जिलाधिकारी ने राहत चौपाल लगाई, बाढ़ से बचाव की जानकारी दी, क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। वही स्थानीय लोगों की शिकायत पर नवनिर्माणाधीन हाजीपुर गोला पुल का निरीक्षण किया। वही मुख्य अभियंता को दिशा निर्देश दिए। हाजीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार के दिन में 11 बजे जिला आपदा प्रबंधन के द्वारा राहत चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एडीएम वित्त आजाद भगत सिंह ने आपदा के समय प्रबंधन, बचाव और राहत के लिए लोगों को जागरूक किया। वही आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने आपदा में क्या करे क्या ना करे पर विस्तृत प्रकाश डाला, जिसके बाद मौजूद ग्रामीणों को बुकलेट वितरित की गई। वही चौपाल में वज्रपात से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय व सलाह दी गई, जिसमें मुख्य रूप से दामिनी आपदा प्रहर व सचेत ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने की जानकारी भी दी गई, जो 20 से 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली की 10 मिनट पूर्व अलर्ट करेगा। वही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के समय मुख्य रूप से सर्पदंश, आकाशीय बिजली और नाव पलटना की आपदा के सावधानी और सलाह दी गई। आज आपके द्वारा राहत चौपाल सगड़ी तहसील के बाढ़ इलाका क्षेत्र हाजीपुर में की गई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, किन किन बिंदुओं पर आपको समस्याओं से लोग अवगत कराए? आज की जो राहत चौपाल थी वो विशेष रूप से यदि इस क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ आती है
उसकी तैयारियों के बारे में सभी संबंधित विभाग ने यहाँ की जो जनता है, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराया और साथ में हम लोगों ने यहाँ के निवासियों से फीडबैक लिया कि क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो विशेष रूप से उन्होंने यहाँ एक निर्माणाधीन पुल है, उसके कारण जो जल बहाव की समस्या होती है उसको इंगित किया है और विद्युत कटौती बाढ़ के समय जब हो जाती है तो वहाँ पर फिर क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको इंगित किया है। हम लोग जो समस्याएं इंगित हुई हैं उनके समाधान के लिए विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जो भी अनुमन्य प्रयास है वो हम लोग। सर यहाँ पर काफ़ी जो कि लाइट पानी की है समस्या बहुत आती है, तो इसको कैसे मतलब देखेंगे? नहीं, हम लोग इसमें जन सहयोग से पहले भी जब अगर विद्युत आपूर्ति कटती है तो जनरेटर या गैस सिलेंडरों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जाती है। और अभी एक प्रधान जी ने सोलर लाइट की व्यवस्था की बात कही है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहेंगे और अगर किसी की शासकीय योजना में अनुमन्यता होगी तो प्राथमिकता पर इस क्षेत्र में कराया जाएगा। सर, अभी भी हैदराबाद से हाजीपुर तक बंधों में कई जगह लाइन कट बहुत बड़े बड़े बने हैं और अभी उसको भरा नहीं गया सर, बाढ़ आने वाली है। हम लोग इसका एक बार और निरीक्षण कर लेंगे और अगर अभी भी कहीं पे कोई समस्या है तो उसको तत्काल ठीक कराएंगे। ठीक सर। महंगी मोबाइल का ही फायदा है। घाट वाला चौकी है उसका भी कुछ एरिया प्रभावित होता है। लोगों की 10 बाढ़ चौकियां स्थापित है जहाँ पे 24 घंटे सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। 112 नंबर आपके पास उपलब्ध है किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो 112 एक ऐसा नंबर है जिसपे आप किसी भी चीज के लिए कॉल कर सकते हो, किसी भी समय कॉल कर सकते हो। 8, 10, 12 मिनट लगेंगे आपके पास पुलिस को पहुँचने में। और अगर वो पुलिस से आपकी मदद संभव है, पुलिस करेगी कि जिस विभाग उस विभाग को सूचित करेंगे और आपके पास जो भी मदद हो सकती होगी वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा समय होता है बाढ़ का समय जब हर आदमी हड़बड़ाहट में होता है और उसको लगता है कि जल्दी से जल्दी वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच सके। तो खास करके उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो पुलिस की और बढ़ जाती है। यहाँ पे बहुत से हमारे सिपाही ऐसे हैं जो लगातार ये ड्यूटी साल दर साल करते रहे हैं और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं सिपाहियों की, उन्हीं दरोगाओं की ड्यूटी लगाई जाए जो बाढ़ के समय ड्यूटी करने में यहाँ एक्सपर्ट हो चुके हैं, ताकि वो उसमें वो तैरना भी जानते हों, तैराक भी अच्छे हों। अगर नाव पर बैठा के किसी को रेस्क्यू करना है, निकालना है तो वो काम भी वो पहले कर चुके हों। इस प्रकार से ड्यूटियाँ यहाँ ऑलरेडी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको जो कागज दिया गया है, मैं उसको पढ़ रहा था, ये खासकर वज्रपात से बचने के लिए जो उसमें उपाय दिए गए हैं। इस साल हम लोगों ने देखा है कि जो बिजली गिरती है उसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सारे उपाय लिखे हुए हैं जिससे बच के हम सुरक्षित रह सकते हैं। और हमें अगर लगता है वो उसमें ऐप तो आपको एडीएम साहब ने ऐप बताया, लेकिन आपको मौसम देख के पता चल जाता है कि बिजली कड़क रही है और बिजली से आपको खतरा हो सकता है। तो अगर उस टाइम पे आप इन उपायों पे ध्यान दें और जो इसमें मोटी मोटी बातें लिखी गई है उन पर ध्यान देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कभी भी कोई समस्या महसूस होती है किसी भी तरीके से, चाहे आपको बीमारी की समस्या महसूस होती हो, आपको लगता है कि आपको जहरीले जानवर ने काट दिया है, आपको किसी प्रकार की डॉक्टरी मदद की आवश्यकता है, पुलिस की मदद की आवश्यकता है, आप 112 नंबर पर कॉल करिए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी। आपके पास थाना प्रभारी का नंबर होगा, जो लोकल चौकी इंचार्ज है उनके नंबर होंगे, सूचित करिए, आपकी 100% मदद की जाएगी, हर संभव मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रानी की सराय पुलिस ने इस लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 16 जुलाई के दिन थाना रानी की सराय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसमें आरोप लगाया गया था कि जो एक लड़की जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है, जिसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया है। मामले में 6 जुलाई को अपने साथ लेकर वो भाग गया। वह प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराया गया है। इस तरह के आधार पर थाना रानी की सराय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में भीमार्ट के पास लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्त पुलिस अपेक्षा रिमांड में हुए कई बड़े खुलासे। आपको बता दें कि भीमार्ट के पास लूट घटना में संलिप्त अभियुक्त की निशानदेही पर एक रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतूस, फैक्ट्री मेड व एक तमंचा और 86,200 रुपये बरामद किए गए। PCR भी वो बरामद की गई है।
प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड गोरखपुर में कलेक्शन का काम करता है, 3 जुलाई को कई स्थानों से कैश कलेक्शन करते हुए कुल 7,11,911 रुपये इकट्ठा किया और जैसे ही डीमार्ट से करीब 12 बजे की 40 मिनट निकला, 2 व्यक्ति आकर बंदूक से पैसे से फरार बाइक छीन के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार के साथ तीनों भाग गए थे। इस संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने आज उसमें अभियुक्त जो घटना में संलिप्त अभियुक्त था उसको भी अभिरक्षा कर लिया गया है और इस मामले में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। श्रावण एवं पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर नगर पंचायत के पश्चिमी पोखरा हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अमृतमयी वर्षा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 18 जुलाई मंगलवार से 16 अगस्त बुधवार तक शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा, जिसके कथावाचक 108 नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या धाम तथा इनके कृपा पाद शिष्य महंत राजीव लोचन दास महाराज द्वारा भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के समापन एवं पूर्णाहुति के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसमें क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। महंत राजीव लोचन दास महाराज ने बताया कि श्रावण एवं पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर जन कल्याण एवं लोक कल्याण हित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोक कल्याण हित क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचकर अमृतमय कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सुनाते हैं कि श्री 1008 नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। महाराज जी, ये कटोरिया नगर पंचायत में भगवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ है जी। कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, क्या है इसका मकसद? इसका मकसद यही है कि इसे सावन मास के पावन पर्व पर आज 30 साल के बाद ऐसा अधिक मास की शुभारंभ हो रही है, तो अधिक मास की महत्तम बहुत बड़ा महिमा मानी गई है कि इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, रामचरितमानस की कथा का बहुत बड़ा ही महत्व है। अधिक फल की प्राप्ति होती है और बहुत बड़ा पुण्य होता है और भवसागर पार हो जाता है। इसीलिए अधिक मास पर कथा श्रवण किया जाता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रखी गई है और 17 जून को ये कथा की अमृत की वर्षा कम से कम 1 महीना तक श्रवण कराया जाएगा, सुनाया जाएगा। कितने बजे, शाम कितने बजे कितने तक? 7 बजे से कथा यह 9:30 बजे तक चलेगी। कोई आपके यहाँ कथावाचक आया कि आप ही लोग? नहीं, हनुमान जी की असीम कृपा है कि उन्हीं कृपा से जो है हम ही अपने राम जी ही अपने ही जो है कथा करते हैं, हनुमान जी की कृपा से। तो क्या ये आपकी बार ही एक ही साल में हो रहा कि कई बार ये हुआ है? नहीं, ऐसा अवसर कई बार प्राप्त हुआ है। जब से हम यहाँ हनुमान जी के चरणों में आए हैं तब से कथा की शुभारंभ की गई है। ये करीब समझ जाइए कि 5वीं बार है जी। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुंदर सराय बल्लो गांव में बुधवार की सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, भाई ने हत्या का जताया शक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। बुधवार की सुबह सुंदर सराय बल्लो गांव निवासी ब्रिजवासी मौर्य पत्नी जयप्रकाश, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, की बुधवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मायके वालों और पुलिस को दे दी गई। वहीं मायके पक्ष के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतका के शरीर में कहीं भी न तो चोट का निशान आया और न ही गले में पर कोई निशान मिला। मृतका के भाई देव कुमार मौर्य ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने की संभावना व्यक्त कर कोतवाली में तहरीर देकर बहन के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार मृतका दमा की मरीज थी, उसका इलाज चल रहा था, जिसके इलाज का पर्चा भी मौजूद है। वही जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम जांच के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल शव को भेज दिया। मृतका की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके पास बड़ा पुत्र अजय उम्र 16 वर्ष, नंदिनी उम्र 12 वर्ष, रागिनी उम्र 9 वर्ष है, जिनका रो कर बुरा हाल है।